नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सुमित शर्मा। बुलेटिन में हम सबसे पहले बात करेंगे पूर्व सीएम पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ के बड़े बयान की। जैस की दावेदारी पर बोले हैं कमलनाथ। 74 सीटों पर जैस की दावेदारी पर बोले हैं कमलनाथ। उनका कहना है कि जैस का डीएनए कांग्रेस का है, जो जिताऊ होगा उसे ही टिकट देंगे। जैस संगठन में 2 धड़ों में बटा है। कमलनाथ का यह कहना है। श्योपुर प्रदेश का सबसे कुपोषित जिला है। कमलनाथ का यह बयान सामने आया है। तो जैस की दावेदारी पर पीसीसी अध्यक्ष कमलनाथ का बयान। 74 सीटों पर जैस की दावेदारी पर कमलनाथ बोले हैं। उनका कहना है कि जैस का डीएनए कांग्रेस का, जो जिताऊ होगा उसे ही टिकट देंगे। जहां भी जैस जीतने की स्थिति होगा, जैस का डीएनए कांग्रेस का है, ये हमें याद रखना। वो तो खुद कहते हैं हमें बीजेपी की मदद नहीं करनी, पर हमारे साथ न्याय हुए। मैं उनकी बात से सहमत हूँ। जहाँ वो जीत सकते हैं क्यों नहीं टिकट देंगे। और आज जैस में केवल भील, बिलाला, गौंड, कोरकू समाज, कोल समाज, ये सब समाज है। ये तो आदिवासी समाज में आज ये सब समाज जुड़े हुए हैं। तो जैस से जहाँ वो जीत सकते हैं और नौजवान है, आवश्यक रूप से हम जीतने वालों को टिकट देंगे। प्रदेश में श्योपुर सबसे कुपोषित जिला 2021 की रिपोर्ट में है और 21,000 बच्चों कुपोषित, 5,000 गंभीर कुपोषित। पोषण आहार के घोटाले में नंबर 1 भी है। और आज इस पर ध्यान देने की जगह शिवराज सिंह जी और मोदी जी जा रहे हैं श्योपुर। सुना आपने। 74 सीटों पर जैस की दावेदारी पर कमलनाथ का कहना है कि जैस का डीएनए कांग्रेस का है। चलिए, क्या कुछ मायने हैं इस बयान के, वो हम समझ लेते हैं। समझने के लिए सीधे राजधानी भोपाल का रुख करेंगे। अनुराग श्रीवास्तव इस समय हमारे साथ भोपाल से जुड़ गए हैं लाइव। अनुराग, पहला ये कि जैस का डीएनए कांग्रेस जैसा है, कांग्रेस का ही है, इस बयान के क्या कुछ मायने हैं? दूसरा ये कि उनका कहना है कि जो भी जिताऊ होगा टिकट देंगे। तो एक बात तो साफ है कि पूरा फोकस है बीजेपी को हराने पर, बीजेपी को किसी भी तरह से फायदा ना पहुंचे चुनाव में। अनुराग। बिल्कुल सुमित, देखिए इस समय जो है आदिवासी वोटरों पर सबसे ज़्यादा जो फोकस है वो बीजेपी और कांग्रेस दोनों का है। सबसे पहले हम बात कमलनाथ के उस बयान की कर लें जिसमें उन्होंने कहा है कि जैस का डीएनए कांग्रेस का है। दरअसल कांग्रेस ये कहती रही है कि जो आदिवासी हैं वो उनका डीएनए कांग्रेस का रहा है और कभी परंपरागत रूप से आदिवासी वोट बैंक भी कांग्रेस का माना जाता था, जिसमें बीजेपी ने सेंध लगाई। लेकिन 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने एक बार फिर आदिवासियों में अपनी पकड़ को मजबूत किया और सबसे ज़्यादा आदिवासी क्षेत्रों में सीटें हासिल करी। लेकिन तब भी जैस जैसे संगठन का सहारा, जो आदिवासियों में अपनी पेट को मजबूत बना चुका है, ऐसे संगठन का सहारा कांग्रेस पार्टी को लेना पड़ा। लेकिन अब जो है जैस इस बात की दावेदारी कर रहा है कि जिस तरीके से स्थानीय निकाय और पंचायत के चुनाव में जैस ने शानदार प्रदर्शन किया, उसके बाद 74 सीटों पर अपनी दावेदारी जो है जैस संगठन जता रहा है। और कमलनाथ ने 2 टूक ये भी कह दिया है कि जैस को ये भी समझना होगा कि जैस अलग अलग संगठनों में, अलग अलग धड़ों में, 4 से 5 धड़ों में बटा है। यानी कि जैस कांग्रेस पार्टी से हटकर यदि बीजेपी के एक पाले में जाता है या फिर स्वतंत्र होकर चुनाव लड़ता है तो जो बिखराव है, जो धड़ है, वो उसमें जैस के संगठन में टूट जरूर देखने को मिल सकती है। तो क्या पूरा का पूरा जैस कांग्रेस पार्टी के साथ 2023 के चुनाव में जाएगा या फिर जैस के अंदर कोई टूट की संभावना, इस बात के संकेत निकलते हुए जरूर नजर आ रहे हैं। तो आदिवासी वोटरों में किस तरीके से अपनी पेट को मजबूत किया जाए। जैस के अलावा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी ने भी आदिवासी इलाकों में अपनी पकड़ को मजबूत बनाया और पंचायत और निकाय चुनाव में उनके भी उम्मीदवार जीत कर आए। तो ऐसे में गोंडवाना गणतंत्र पार्टी हो, जैस जैसे संगठन हो, एकता परिषद जैसे संगठन हो जो लगातार आदिवासी क्षेत्रों में काम कर रहे हैं, उन पर बीजेपी और कांग्रेस दोनों की नजर है। तो क्या
उलटफेर 2023 के चुनाव से पहले होगा? क्या जयस के 74% सीटों पर दावेदारी को कांग्रेस पूरा करेगी? ये देखना दिलचस्प होगा। लेकिन आने वाले चुनाव में ये जरूर है कि जयस और जो आदिवासी संगठन है वो जिस पार्टी के साथ जाएंगे उस पार्टी के लिए 2023 के चुनाव की राह आसान होगी। जी सुमित। नजर आएंगे। बिल्कुल, इस समय हमारे साथ जुड़ गए हैं बीजेपी से रजनीश अग्रवाल जी, बीजेपी नेता। बीजेपी कांग्रेस का क्या कुछ कहना है इस बयान को लेकर वो भी हम जान लेते हैं। रजनीश जी, आपका बहुत स्वागत करता हूं न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। जी धन्यवाद। बिल्कुल रजनीश जी, दो बयानों पर, कमलनाथ के दो बयानों पर आपकी प्रतिक्रिया चाहूंगा मैं। पहला बयान ये, कमलनाथ कहते हैं कि जयस का डीएनए कांग्रेस का है, और दूसरा बयान ये, प्रधानमंत्री मोदी श्योपुर आने वाले हैं। कमलनाथ का यह कहना है कि श्योपुर प्रदेश का सबसे कुपोषित जिला है। रजनीश जी, देखिए, पहली बात तो ये है कि जो डीएनए एक होने की बात जयस के और कांग्रेस के संदर्भ में श्रीमान कमलनाथ जी कह रहे हैं, दोनों का डीएनए एक है, इसलिए दोनों पार्टी धड़ों धड़ों में गुटों गुटों में बटी हैं। दोनों का डीएनए एक है, इसलिए 70 सालों में जो जनजाति समुदाय की बुनियादी जरूरतें हैं, रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, इन सभी मामलों में उनको दूर रखने का काम हुआ, उनको ठगने और छलने का काम हुआ, उनके सुरक्षा और सम्मान के साथ में खिलवाड़ करने का काम हुआ, उनको स्थान और सम्मान देने का जो काम होना चाहिए था वो इन्होंने 70 सालों में नहीं किया। पक्का मकान, पक्का रसोई, तमाम प्रकार के प्रबंध जो जीवन जीने के लिए सम्मान पूर्वक जरूरी होते हैं, कांग्रेस ने नहीं किया। और यही कारण है कि इनसे गलवैयां करते हुए जो तमाम प्रकार के नैतिक अनैतिक संबंध जयस के हैं वो बार बार उजागर होते रहे हैं। कई बार ये नूरा कुश्ती करते हैं, लेकिन डीएनए का जो बात कमलनाथ जी ने कही वो बात कई बार सिद्ध होती है। आपके रिपोर्टर ने भी बताया कि कितने धड़ों में जयस बटा हुआ है। आज जनजाति समुदाय भारतीय जनता पार्टी के साथ है, भाजपा के साथ में उसका नेतृत्व है, भाजपा के साथ में लगातार वो जुटे हुए हैं, और भाजपा इनके सुरक्षा, सम्मान और जन कल्याण की दृष्टि से तमाम योजनाएं चलाकर आगे बढ़ने का काम कर रही है। इसलिए कमलनाथ जी कितने भी गलवैया करने की कोशिश करें, बयानबाजी करने की कोशिश करें, आदिवासी समुदाय, जनजाति समुदाय इनके बहकावे में आने वाला। ठीक है रजनीश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। रजनीश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। कांग्रेस से मानक अग्रवाल जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। मानक अग्रवाल जी, बहुत स्वागत करता हूं आपका न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में। मानक जी, हम सब जानते हैं कि किसी भी चुनाव में आदिवासी वोटर्स काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। शायद क्या यही वजह है कि जयस का डीएनए कांग्रेस का, कमलनाथ का कहना है, और प्रदेश का सबसे कुपोषित जिला श्योपुर है? क्या कोई आंकड़े कांग्रेस के पास इसके? देखिए, इसके बहुत आंकड़े हैं जी। सबसे ज्यादा कुपोषित यदि कहीं पर है तो श्योपुर है। ये पूरा प्रदेश अच्छी तरह से जानता है कि सबसे ज्यादा कुपोषण वहाँ पर हो रहा है, और वहाँ पर जितनी मौतें कुपोषण के कारण होती हैं, इसके बाद भी सरकार सो रही है, सरकार जाग नहीं रही। जहाँ तक जयस का सवाल है, जयस का डीएनए कांग्रेस का डीएनए, आदिवासियों के लिए, जनजाति समुदाय के लिए जो कांग्रेस पार्टी ने इस प्रदेश के अंदर किया, इस देश के अंदर किया, शायद भारतीय जनता पार्टी कहीं दूर दूर तक ना कर पाई है, ना कर पाएगी। ठीक है मानक अग्रवाल जी, बहुत धन्यवाद आपका। रजनीश जी, आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। अनुराग, आपका भी बहुत शुक्रिया, आप भी हमारे साथ जुड़े रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर, थोड़ी ही देर में कूनो पहुंचेंगे सीएम शिवराज। कूनो पालपुर पार्क पहुंचेंगे सीएम। पीएम के दौरे की तैयारियों का वहां पर वो जायजा लेंगे। 17 सितंबर को पीएम नरेंद्र मोदी श्योपुर आ रहे हैं। कूनो पालपुर पार्क पीएम मोदी आएंगे, और उसी दिन अफ्रीकन चीतों की रफ्तार मध्य प्रदेश देखेगा, क्योंकि उसी दिन 8 चीते मध्य प्रदेश को, अफ्रीकन 8 चीते मध्य प्रदेश को मिलने वाले हैं। अपने जन्मदिन के दिन मध्य प्रदेश के दौरे पर रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। श्योपुर कूनो पालपुर पार्क वो पहुंचेंगे, और क्या कुछ तैयारियां हैं पीएम मोदी के दौरे को लेकर, उसका जायजा लेने के लिए थोड़ी ही देर में सीएम शिवराज भी कूनो पहुंचने वाले हैं। चलिए क्या कुछ तैयारियां हैं पीएम मोदी के दौरे को लेकर वो हम जानेंगे। सीधे आपको लिए चलते हैं
कूनो श्योपुर, जहां पर हमारे सहयोगी शैलेंद्र जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र, कूनो तैयार है पीएम मोदी के स्वागत के लिए और तैयार है चीतों की रफ्तार के लिए भी। बिल्कुल आपने ठीक कहा सुमित कि कूनो तैयार है अब चीतों की आमद दर्ज कराने के लिए, क्योंकि यही वो इलाका है जब यहाँ चीते पहुंचेंगे तो उसके बाद आप देख सकते हैं कि कितनी तैयारियां की गई। ये बाहर की एक दीवार है जो मुख्य गेट की दीवार है, इस पर देखिए कितने सुंदर जो है वो चीते जो है वो बनाए गए हैं, नहीं लोगों को आकर्षित करने के लिए कि जो लोग भी यहाँ पहुंचेंगे वो बाहर से ही ये समझ सके कि अंदर जब आप इस दरवाजे के जाएंगे तो कितनी खूबसूरत दुनिया जो है वो है। न केवल चीते बल्कि और जो अन्य वन्यजीव प्राणी हैं उनके आपको जो देखने का मौका मिलेगा, क्योंकि लगातार अगर ये बात करें तो कूनो में पहले भी चीते रहे हैं, लेकिन लगभग 70 साल पहले यहाँ से चीते विलुप्त हो चुके थे और यही कारण है कि 2009 में चीतों की पुनर्विस्थापन के लिए योजना केंद्र सरकार ने बनाई थी। 2010 में एक बाकायदा कमेटी बनाई गई। उसके बाद देश भर के 10 अलग अलग इलाकों को में जो है वो सर्वे किया गया कि कौन से वो इलाके हैं जो चीते के रहवास के हिसाब से, उनके खान पान के हिसाब से सबसे मुफीद हैं। तो अगर उसकी बात करूं तो कूनो जो है उसमें सबसे ज्यादा मुफीद पाया गया और यही कारण है कि अब जो है कूनो को यहाँ पर ये चिन्हित किया गया और यही कारण है कि 17 तारीख को जब देश के प्रधानमंत्री यहाँ आएंगे 8 जो चीते हैं वो यहाँ पर छोड़े जाएंगे, जिसमें से 5 मेल और 3 फीमेल चीते जो है वो यहाँ आएंगे। अगर बात करूं तैयारियों की तो अंदर जो है वो कुल 5 हेलीपैड बनाए गए हैं। 3 हेलीपैड पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और उनके साथ जो लोग आएंगे उनके लिए तैयार किए गए। इसके अलावा 2 जो हेलीपैड हैं वो चीतों के लिए तैयार किए गए, क्योंकि ये बताया गया है कि जो चीते हैं वो हेलीकॉप्टर के माध्यम से ग्वालियर से यहाँ तक लाए जाएंगे। तो तमाम जो व्यवस्थाएं हैं वो पूरी तरीके से चाक चौबंद कर दी गई हैं, क्योंकि आज उसी को देखने के लिए मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, इसके अलावा केंद्रीय पर्यावरण मंत्री आ रहे हैं। इसके अलावा स्थानीय सांसद जो हैं वो भी यहाँ पहुंचेंगे और जो केंद्र में मंत्री भी हैं नरेंद्र सिंह तोमर, इसके अलावा जो तमाम मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री हैं वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। इसके साथ ही अगर बात करूं वन मंत्री की विजय साखी, वो भी यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। अभी वो भी मुख्य गेट पर बैठे हुए हैं यहाँ पर, उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर सर किस तरह की तैयारियां हैं। सर चीते आ रहे हैं, किस तरह की सर तैयारियां की गई हैं और किस तरह की व्यवस्था है अभी यहाँ? प्रधानमंत्री जी के जन्मदिन पर मध्य प्रदेश के जंगलों को, मध्य प्रदेश को और खासकर हिंदुस्तान को भी एक नई सौगात मिल रही है। चीते जो पहले हिंदुस्तान में और मध्य प्रदेश से विलुप्त हो गए थे, अब प्रधानमंत्री के जन्मदिन पर जोहान्सबर्ग से 16 तारीख रात को हवाई जहाज से आएंगे। 17 तारीख को सुबह ग्वालियर में वो चीते उतरेंगे और वहां से वायुसेना के हेलीकॉप्टरों से वो पालपुर कूनो के अंदर उन चीतों को लाया जाएगा। देश के हमारे प्रधानमंत्री जी अपने स्वयं हाथों से हमारे मुख्यमंत्री जी को और वन विभाग मध्य प्रदेश को पालपुर कूनो के अंदर उन चीतों को बाड़े में छोड़ने का एक अभूतपूर्व समारोह यहाँ पर आयोजित होने जा रहा है। मध्य प्रदेश के लिए, फॉरेस्ट के लिए और पालपुर कूनो और शिवपुरी के जंगलों में जो वन्य प्रेमी हैं उनके लिए एक नई सौगात। जहां हम शिवपुरी में 3 टाइगर ला रहे हैं, वहीं 8 चीते हम पालपुर कूनो में ला रहे हैं। आने वाले समय में ये सारा एरिया टूरिस्टों को भी आकर्षित करेगा और स्थानीय लोगों को रोजगार देने में मदद करेगा। 17 तारीख अविस्मरणीय बने हमारे प्रधानमंत्री जी और हमारे मुख्यमंत्री का मध्य प्रदेश वन विभाग का मुखिया होने के नाते मैं दिल से आभार व्यक्त करता हूँ। तो ये वन मंत्री हैं, इनका साफ तौर पर ये कहना है कि सभी तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और ये गौरव की बात है न केवल कूनो मध्य प्रदेश के लिए बल्कि देश भर के लिए, क्योंकि लंबे समय से देश भर में जो चीते हैं वो विलुप्त हो चुके थे और अब एक बार फिर वो मौका आया है जब चीते फिर इस कूनो के जंगलों में दौड़ लगाते नजर आएंगे। तो ये बहुत ही गौरवशाली क्षण होगा और यही कारण है कि उसकी सभी आवश्यक तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तैयारियों में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, इसको अमली जामा उनको पहचानने के लिए बिल्कुल शैलेंद्र, अपने आप में खास एक बड़ा दिन होने वाला है जब प्रधानमंत्री अपने जन्मदिन के मौके पर श्योपुर पहुंचेंगे। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए, तमाम बातचीत के लिए। आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा सत्र को लेकर सर्वदलीय बैठक कल होनी है। सर्वदलीय बैठक से पहले स्पीकर गिरीश गौतम ने न्यूज 18 से एक्सक्लूसिव बातचीत की। सत्र सुचारू तरीके से चल सके इस पर चर्चा होगी इस बैठक में। वहीं सत्र की अवधि बढ़ाए जाने की मांग पर बोले हैं स्पीकर, अवधि ज्यादा हो और हंगामा होता है, ऐसे में सत्र का क्या औचित्य।
मानसून सत्र 13 तारीख से शुरू हो रहा है। इससे पहले सत्र को सुचारू तरीके से चलाने के लिए सर्वदलीय बैठक सोमवार को बुलाई गई। हमारे साथ इस वक्त बात करने के लिए मध्य प्रदेश विधानसभा के स्पीकर गिरीश गौतम जी हैं। सर, सर्वदलीय बैठक बुलाई गई है सोमवार को, क्या मुद्दा रहेगा और किस बात पर ज़्यादा जोर है? प्रत्येक विधानसभा के शुरू होने के पहले हम सारे दल जो हमारे विधानसभा के भीतर हैं, जिनके प्रतिनिधि माननीय सदस्य, उनकी बैठक बुलाते हैं। बैठक केवल इस बात के लिए होती है कि विधानसभा का सुचारू संचालन हो सके, ठीक ढंग से हो सके, जिन विषयों को रखा गया उनका ठीक तरीके से उनका कार्यान्वित हो सके, उनकी तमाम जो जवाब आए हैं उनका प्रस्तुतिकरण हो सके, प्रश्न हो सके, इसके लिए बैठक बुलाई जाती है। और वो हर बार होती है, कोई पहली बार नहीं हो रही, तो इसलिए बुलाई है बैठक को। इस बार जो संकेत मिल रहे हैं विपक्ष की ओर से, बहुत सारे मुद्दे हैं, उनको लेकर हंगामे के आसार हैं। ऐसी कोई परिस्थिति बनती है तो आम तौर पर ऐसा होता है कि चर्चा नहीं हो पाती सत्र में, तो किसी तरीके की कोई अपील आपकी ओर से या ये कि बात सुचारू तरीके से रखी जाए, चाहे भले ही विषय कोई भी? सर्वदलीय बैठक इसीलिए होती है कि विधानसभा चलाने में आप सब सहयोग करो। इसके बाद फिर तत्काल विधानसभा शुरू होने के पहले कार्य मंत्रणा होती है, उसमें भी लगभग वही विषय रहते हैं। समय का अलॉटमेंट होना, कैसे विषयों को प्रस्तुतिकरण होना। तो पहले सर्वदलीय बैठक करते हैं एक दिन पहले, और उस दिन कार्य मंत्रणा समिति की बैठक करते हैं। और अब वो हल्ला करने वाले हैं या कुछ करने वाले हैं, ऐसा करके हमको तो लिख के दिया नहीं। तभी तो हम यही मान के चलते हैं कि विधानसभा हमारी चलने वाली है, चलाएंगे सब मिल करके। सर, एक विषय ये भी उठा कि सत्र बहुत छोटा है, नेता प्रतिपक्ष की ओर से ये मांग की गई कि अवधि को बढ़ाया जाना चाहिए। अब तो खैर अधिसूचना ही जारी हो गई है, लेकिन क्या आपको लगता है कि सत्र की अवधि और ज़्यादा होनी चाहिए? प्रत्येक जो हमारे स्पीकर्स के सम्मेलन होते हैं, अभी शिमला में हुआ, गुवाहाटी में हुआ, अभी हैलीफैक्स में करके आ गए, हम लोग इसमें गंभीरता से विचार कर रहे हैं। हमारे लोकसभा के अध्यक्ष भी इसमें सहमत हैं। हम लोग इस बात की चिंता करते हैं कि विधानसभाओं के या संसदों के जो संचालन, उनकी अवधि कम हो जाती है। कोई एक पक्ष का दोष नहीं है कि कोई सत्ता पक्ष का दोष है या एक पक्ष, हम सब उसमें भागीदार हैं। ये जो आपने कहा समयावधि तय करने को लेकर, क्या कोई मध्य प्रदेश में ऐसा आप विचार कर रहे हैं या शुरू करेंगे? हमारे यहाँ से नहीं हो सकता, वो तो वहीं से होगा। तो संवैधानिक व्यवस्था होगी तब ना होगा। अभी तो संविधान में 6 महीने में है, 6 महीने में एक बार। अब एक बार कितने घंटे के लिए ये भी नहीं है। 6 महीने में एक बार आहूत करना, 1 घंटे के लिए बुला लीजिए, संवैधानिक बाध्यता पूरी हो जाएगी। सर, हम देखते हैं कि जब भी सत्र होता है तो कोई ना कोई नया नवाचार देखने को मिलता है। इस बार क्या कुछ नया देखने को मिल सकता है विधानसभा में? नहीं, हम क्या जो हम करने जाएंगे या करेंगे, यदि बता देंगे तो नवाचार नहीं रह जाएगा। ठीक है, ये है विधानसभा के स्पीकर गिरीश गौतम जी, जो इस वक्त हमसे बात कर रहे थे, और उन्होंने बताया कि किस तरीके से कोशिश यही रहेगी कि सत्र सुचारू तरीके से चले और ज़्यादा से ज़्यादा जनता से जुड़े हुए जो मुद्दे हैं उन पर चर्चा हो सके। कैमरामैन मनीष के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। इंदौर से बड़ी खबर है। हरियाणा के कुख्यात गैंग के 7 आरोपी 10 पिस्टल्स के साथ गिरफ्तार हुए हैं। गिरफ्तार आरोपी हरियाणा के चर्चित जसवीर पहाड़ गैंग के सदस्य हैं। विक्रमजीत पर 1 दर्जन से अधिक अपराध दर्ज हैं। हरियाणा में हत्या के मामले में 25,000 रुपए का फरार इनामी बदमाश है। आरोपी हरियाणा से हथियार की डिलीवरी लेने आरोपी इंदौर पहुंचे थे। इंदौर क्राइम ब्रांच और बाणगंगा थाना पुलिस की ये संयुक्त कार्रवाई। हरियाणा की कुख्यात गैंग के 7 आरोपी 10 पिस्टल्स के साथ पुलिस के हत्थे चढ़ गए।